राजनीतिनामा बिहार के एक और अंक में आपका स्वागत है। हम बिहार हैं के बैनर तले हम लोग आज एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से गौतम बुद्ध और अशोक के बारे में कुछ विवाद आया है। लेकिन जिस तरह से विवाद है वो विवाद उतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। और दूसरी की अशोक ने जो धम्म की नीति चली वह गौतम बुद्ध के विचारों से काफ़ी हद तक प्रभावित थी, विशेषकर अहिंसा की नीति। और निश्चित तौर पर अशोक की अहिंसा नीति, लोगों के प्रति करुणा और उनके लिए कल्याणकारी कार्य करना गौतम बुद्ध की फिलॉसफी से ही प्रभावित रही है। तो व्यक्तिगत फिजिकल भेंट नहीं, वैचारिक मुलाकात जरूर। गौतम बुद्ध और अशोक के बीच वैचारिक मुलाकात है, और हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन उसको उतना बड़ा मुद्दा बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। हम लोग आज उसी मुद्दे पर आते हैं और आप लोगों के लिए उसके प्रति जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं, अपने सर्वकालिक अशोक महान के कुछ बारे में। क्योंकि अशोक की महानता के बारे में आज भले चर्चा होती है, जाति के बारे में चर्चा होती है, बहुत सारी चर्चा होती है। जिन लोगों का ज्ञान पता नहीं कहाँ से आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा ज्ञान का स्रोत है। लेकिन आज हम आपको बात करेंगे कि अशोक के अभिलेख जो मिले हैं, बिहार में भी मिले हैं, बिहार से बाहर भी मिले हैं, तो अभिलेख को पहले किसने खोजा। फिर हम लोग आएंगे कि उन अभिलेखों को खोजा तो जरूर, लेकिन पढ़ा नहीं, तो फिर पढ़ा किसने। और जो अभिलेख मिले वो सभी एक बार में ही नहीं मिले, अलग अलग समय में सारे अभिलेख हैं। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राइमरली दो तरह के हम लोग कहते हैं। रॉक एडिक्ट्स हैं, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स बृहत शिलालेख, और लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट्स। फिर पिलर एडिक्ट्स हैं, तो उसमें भी मेजर पिलर एडिक्ट्स, बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। इसके अलावा एक गुफा लेख भी है और भी हैं। तो हम बिहार के संदर्भ में इनका आकलन करने जा रहे हैं। और मेरा यहाँ पुनः उद्देश्य है कि हम बिहार हैं के बैनर तले हम अपने बिहार के लोगों को अपने बिहार के बारे में जितनी अधिक जानकारी हो सके हम दें, ताकि बिहार के लोग अपने राज्य को अच्छी तरह से जानें, अपने महान लोगों के बारे में जानें, और जो जानकारी हो वो तथ्यात्मक हो, उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास का एक विद्यार्थी भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, इस नाते मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने राज्य के लोगों को अपने राज्य के बारे में जो ही मेरी जानकारी है, मैं बहुत बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, साधारण आदमी, उतनी जानकारी आपके सामने मैं दे सकूं। और मैं 91 से पढ़ाता हूं, 94 से मेरा कोचिंग है, इसलिए इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा बात कहने का रहा नहीं। हम लोग आगे चलते हैं जहां मैंने कहा है आपसे। देखिए, पहले जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत के इतिहास के बारे में जब जानने का प्रयास किया, तो जिस समय वो आए उस समय से जब पीछे चले तो मुस्लिम लोगों का इतिहास मुसलमान लोगों ने लिखा था। और जब पीछे चलते चले गए तो जैसे ही वो एंशिएंट पीरियड की तरफ बढ़े, ऐतिहासिक जानकारियों का घोर अभाव हुआ। वेद, चारों वेद हैं, वेदों के साथ लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ थे, आरण्यक थे, उपनिषद थे, पुराण थे, लेकिन ये सभी ग्रंथ एक बार में नहीं मिले। अलग अलग समयों में ग्रंथ भी मिले, लेकिन वैसा कोई किताब नहीं मिला सिवाय कल्हन की राजतरंगिणी का, जिसके द्वारा किसी भी राजवंश के बारे में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानकारी ले सके कि अमुक वंश इस समय हुआ, अमुक वंश उस समय हुआ। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना एक भारी संकट का काम था, जिसे बहुत लंबे अंतराल के बाद सुलझाया गया है। ये कभी एक बार में नहीं सुलझा। पहले तो ये भी लोग नहीं जानते थे कि अशोक कब राजा हुए,
चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा हुए, कौन सा राजा कब हुआ, इसके बारे में भी जानकारी बहुत अधूरी थी। बाद में विलियम जोन्स ने जब ये कहा कि यूनानी स्रोतों में वर्णित सैंड्रो कोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, तो फिर सेल्यूकस और उसके समय का तालमेल हुआ। तब पता चला 326 जो सिकंदर के आक्रमण की ईयर है, वो शुरुआत में पहला नोन या प्रतिस्थापित ईयर था, जिसके बारे में सभी लोग निश्चिंत थे। धीरे धीरे बहुत सारी जानकारियां उभर कर आई हैं, इसलिए जो आज आपको पता है वो बहुत पहले लोगों को नहीं पता था, आज की तरह सिस्टमेटिक इतिहास नहीं पता था। देखिए, ये एक अशोक के अभिलेख को पहला खोज किया है पादरे डी पेंथेलर, पादरे जोसेफ डी पेंथेलर। ये ऑस्ट्रेलियाई थे, ऑस्ट्रेलिया के जेsuit पादरी थे, मिशनरी थे, भूगोलवेत्ता थे। 1750 में अशोक के स्तंभ को इन्होंने पहली बार पहचाना, लेकिन पढ़ नहीं पाए, है ना। और आगे चलकर इन्होंने डिस्क्रिप्शन डेल इंडे लिखा, इसमें बिहार और मगध के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। तो इन पर आधारित एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि बिहार और मगध, बक्सर, इधर के बारे में इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी कि उन लोगों ने उस जमाने के बारे में क्या बोला है। प्लस हमारे कई सामरिक मार्ग, बक्सर पटना का प्रारंभिक मानचित्रण भी इन्होंने किया था। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा था इन्होंने। तो पहला डिस्कवरी पादरे डी पेंथेलर का है, ये पढ़ नहीं पाए, पढ़ने का काम आगे चलकर एक दूसरे जो न्यूमिस्मेटिक्स थे, वो जेम्स प्रिंसेप जिनका नाम था, वो करेंगे। तो उनके बारे में हम लोग अलग से आगे पढ़ेंगे। तो पेंथेलर भारत में भूगोलवेत्ता के तौर पर आए, मिशनरी के तौर पर आए। 1743 में 1743 में भारत आए। उस समय इस इलाके में बंगाल के अधीन हमारा बिहार था और बंगाल के नवाबों का बिहार पर शासन था। तो उस समय वो बिहार के एरिया में आए थे और उन्होंने बिहार के पटना का भी भ्रमण, बक्सर में भी आए थे, पटना का भी भ्रमण किया, आगे भी गए और उस समय के बारे में इन्होंने लिखा है। 1750 में उन्होंने दिल्ली मेरठ से दिल्ली लाया गया था स्तंभ, उसको देखा और उसकी पहचान की, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। भूगोल के बारे में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने गंगा और घाघरा जैसी नदियों का नक्शा तैयार किया और उस समय के भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में जिक्र किया है। वो कई भाषा जानते थे, वो संस्कृत जानते थे, अरबी जानते थे, फारसी जानते थे और लैटिन भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने कई संस्कृत और अरबी फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन किया और भारत के भूगोल को समझने का प्रयास किया। अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। 1799 से 1840 ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को इन्होंने पढ़ा और ये सिक्कों के आधार पर इतिहास के निर्माण, मतलब ये न्यूमिस्मेटिक्स के बहुत बड़े जानकार थे और कलकत्ता में अंग्रेजों के टकसाल में काम करते थे और उन्होंने बनारस का सटीक मानचित्रण किया है, घाटों में सुधार किया है और उन्होंने देवनाम प्रियदर्शी राजा के तौर पर अशोक की पहचान की। पुनः जानिए कि शुरुआत के जमाने में अशोक के अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी राजा लिखा हुआ है, लेकिन देवनाम प्रियदर्शी राजा ही अशोक है, इसकी पहचान भी बहुत बाद में हुई है ना। उस समय प्रिंसेप को भी पता नहीं था कि अशोक और देवनाम प्रिय दोनों एक ही आदमी हैं। उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, तो अशोक के जो उस समय उपलब्ध अभिलेख थे उनको पढ़ना संभव हो गया। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता मिंट में टकसाल में काम करते थे और वो रसायन विज्ञान, चित्रकला, वास्तुकला के मास्टर थे। बनारस की गलियों और घाटों का बहुत ही सटीक मानचित्रण उन्होंने किया है और खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि का पढ़ना उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और इसके आधार पर भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाना आसान हुआ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल
कि वो सचिव रहे थे, जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी। न्यूमिस्मेटिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे वो, और उनकी मृत्यु पर बहुत जल्दी 41 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। और कलकत्ता में प्रिंसेप घाट है, मैं वहाँ पर गया हूँ, उसका फोटो भी मैंने लिया था। कहीं पीछे हुआ इसलिए मैं लगा नहीं पाया, लेकिन मैं खुद भी वहाँ गया था और प्रिंसेप घाट पर मैंने अपना भी फोटो खींचा था। वहाँ पर आज भी इनके योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए, याद करते हुए प्रिंसेप घाट है। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, उसके बाद अशोक के लिपियों को पढ़ना आसान हो गया। तो लेकिन आगे चलकर प्रिंसेप के पढ़ लेने के बाद मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक की कहानियां जो पहले के जमाने में बौद्ध ग्रंथों और पुराणों तक सीमित थी, उसे शुरुआत के बहुत सारे लोग कल्पना मात्र मानते थे और उनको लगता था कि भारत के लोगों को कहानी किससे कहने की आदत है, और इसी हिसाब से उन लोगों ने अशोक के बारे में भी उस कहानी को रिजेक्ट किया कि अशोक वॉज नॉट अ हिस्टोरिकल पर्सन। लेकिन जिस तरह से प्रिंसेप ने इसको पढ़ा, ये प्रिंसेप के द्वारा भारत के इतिहास के गौरव को स्थापित करने में एक बहुत बड़ा श्रेय माना जाता है। और जिस तरह से अशोक के अभिलेख बंगाल से लेकर कर्नाटक से लेकर अफगानिस्तान तक मिले, वह एक महानतम सम्राट की महानता को स्टैब्लिश करने में एक बहुत बड़ा बात करता है। उसी आधार पर यह स्थापित हुआ कि आधुनिक पटना का क्या महत्व रहा। आज हम जिस पटना में हैं, यह पटना एक जमाने में विश्व का, भारत का नहीं, विश्व के महानतम शहरों में एक रहा है। इस बात को चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हुए ट्रैवलर मेगास्थनीज ने भी लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अर्बन सेंटर कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा है, हम अपने बिहार, हम अपने राजधानी पटना के गौरव को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज अगर यह पटना किसी और जगह रहा होता और लोगों में हिस्टोरिकल सेंस रहा होता, तो पटना आज भी विश्व के बहुत बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में कन्वर्ट होता। जिस तरह से मेगास्थनीज ने, जिस तरह से फाहियान ने, जिस तरह से हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की चर्चा की है, अगर पाटलिपुत्र में उन ऐतिहासिक इमारतों को सहेजा गया होता, उन्हें आज जीवंत किया होता, तो पटना का भाग्य बहुत बदला होता, यहाँ के लोगों का, यहाँ के नौजवानों का। और ये पटना भारत का तो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब जरूर बना होता। अब से भी अगर चेत जाए बिहार सरकार, तो मेगास्थनीज, फाहियान और हुएनसांग के विवरणों के आधार पर मौर्यों के महल, चाणक्य की गुफा, इस सब को इंटीग्रेट करके जब डेवलप करेंगे आज के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, तो यह बिहार के गौरव को बढ़ाएगा, देश के गौरव को भी बढ़ाएगा। बिहार में अशोक के अभिलेख, शिलालेख कई जगह पर फैले हुए हैं। बक्सर में भी, सासाराम में भी है, चंपारण में भी है। इन शिलालेखों को अगर ठीक से पढ़ा गया, ठीक से सहेजा गया, ठीक से डेवलप किया गया है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है जिससे जितना किया जाना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर भी विदेशों से लाखों लाख की संख्या में टूरिस्ट आते और इन जगहों को विजिट कर रहे, विशेषकर जिन लोगों का बौद्ध धर्म में विश्वास है। तो शिलालेख की जो खोज होती है वो अतीत की आवाज होती है, और इसका बहुत मेहनत के साथ इन चीजों को पढ़ा गया। कहा जाता है 7 वर्ष लगे थे जेम्स प्रिंसेप को इस अभिलेख को पढ़ने में, 7 साल लगे थे। कितना मेहनत किया होगा। आज हम लोग साधारण तौर पर हर चीज को लेते हैं तो स्तंभ लेख है, गुफा लेख है, शिलालेख है ना। इन सब चीजों को पढ़ने में बहुत सारा समय लगा और गौरवशाली इतिहास को रिवाइव करने में भी समय लगा। अब शिलालेख की खोज कैसे कैसे, जैसे हमने कहा था, तो पहले हमने कहा था कि पैंथेलर ने 1750 में इसको खोज की, फिर बाद में गिरनार, धौली, शाहबाजगढ़ी और अन्य जगहों पर भी अशोक के अभिलेख की खोज की गई। फिर मैंने कहा 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को पढ़ा, और बाद में जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में पियदस्सी नाम का जो राजा है उसको श्रीलंका के राजा तिस्या से भी जोड़ा गया। दीप वंश और महावंश के आधार पर जब दीप वंश और महावंश किताब पढ़े गए तो फिर बाद में लगा कि नहीं, पियदस्सी
राजा अशोक जो है, देव नाम प्रियदर्शी, वह और कोई नहीं अशोक ही है। श्रीलंका, भारत में तो बौद्ध पुस्तकों का सत्यानाश हो गया। बौद्ध पुस्तकें या तो श्रीलंका में बची, नहीं तो फिर चाइना में बची। तो श्रीलंका की बौद्ध पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही साबित हुआ कि देव नाम प्रियदर्शी राजा ही अशोक है। तो बाद में राजा श्रीलंका का नहीं बल्कि भारत का राजा है, इस बात को स्थापित किया जा सका। और खोज जैसे है, दिल्ली मेरठ पेंथेलर है, गिरनार शिलालेख कर्नल टॉड है 1822, धौली शिलालेख को खोजा 1837 में, शाहबाजगरी कर्टिस ने 1836 में, भबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने 1840 में, और रुमिनदेई फुलर ने 1896 में। इन सब अभिलेखों के बारे में भी हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि 1750 से 1896 तक विभिन्न जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। आगे भी कहीं मिल सकते हैं अगर होंगे तो। यूपीएससी के लिए अगर इतिहास पढ़ना है तो एक विकल्प हम लोग भी हैं, ये स्तंभ लेख पर लगाया हुआ है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने बताया। इसके अलावा जो वहां हमने शिलालेख बताया, तो स्तंभ लेख जो है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है, शिलालेख नहीं है। प्रयाग स्तंभ बर्ट ने, लौरिया अरेराज 1884 में हॉजसन ने, रुमिनदेई फुलर 1896, सारनाथ वाला जो है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ वाला, वो 1905 में खोजा गया। तो हर का अवधि अलग अलग है, अलग अलग समयों में स्तंभ लेख और शिलालेख अशोक के खोजे गए हैं। भारत में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल है और पाकिस्तान वाले इलाके में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। और स्तंभ जो है, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा, या अशोक के जितने भी स्तंभ हैं वो मोनोलिथिक है, एकाश्म है, एक ही पत्थर के बने हुए हैं। किस तरह से बने होंगे और किस तरह से ले जाए गए होंगे, यह भारी आश्चर्य का बात है, क्योंकि उस जमाने में न ट्रक था, न ही उतने बड़े टेक्नोलॉजी थी कि ढोकर कैसे ले जाए गए होंगे। संभवतः स्तंभ पटना में बने, और कुछ लोगों का मानना है कि नहर बनाया गया था और उस नहर से फिर विभिन्न जगहों पर ले जाया गया। उन नहरों के चिन्हों को खोजने का प्रयास आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी कर रहे हैं। क्रॉनिकल एकेडमी जो है वो 12th पास जो अभी पास किए उन लोग के लिए 4 साल का एक कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहा है, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, और साथ में आपके आर्ट्स विषय है तो ग्रेजुएशन के विषय को भी हम लोग देखेंगे। उसके लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है। इस तरह का कोर्स भारत के किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं चलता है। 4 साल बहुत ही निर्णायक होता है। आप चाहें तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बिहार में अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में जिक्र करते हैं। बिहार में जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, जैसा मैंने कहा कि एक कोल्हुआ वैशाली का हमने छोड़ दिया था, तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा में बैल शीर्ष है। पूर्वी चंपारण महत्वपूर्ण ये है अभी अवस्था में, लौरिया अरेराज का है, लौरिया नंदनगढ़ वाला है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, और कोल्हुआ वैशाली का है। इसको भी आप देखें, इसके बारे में जो जानकारी है। लौरिया नंदनगढ़ जो है चंपारण में है और आज भी अपने मूल स्थिति में खड़ा है। इस स्तंभ में लगभग 32 फीट ऊंचा है। लौरिया नंदनगढ़ हम बात कर रहे हैं, उसके शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी हुई है जो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। और कला, इस पर जो पॉलिश है वो चुनार सैंडस्टोन का बना हुआ है और पॉलिशिंग इस तरह का है जो आज भी शीशे की तरह चमक रहा है। यह भी साइंटिस्ट से लेकर वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है कि जो स्तंभ आज से 2200 साल पहले लगाए गए, वो 2200 साल से जाड़ा, गर्मी, बरसात में खड़े हैं और फिर भी आज चमक रहे हैं। इसमें 6 लेख हैं और इसका महत्व है कि संभवतः इसी मार्ग से अशोक नेपाल गया होगा, ऐसा अनुमान है। दूसरा जो है पूर्वी चंपारण केसरिया स्तूप कहलाता है।
यह विश्व के सबसे ऊंचे स्तूपों में शामिल है और इसकी तुलना इंडोनेशिया के बोरोबुदुर स्तूप से की जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 104 फीट है। कहा जाता है खुदाई से पहले और भी ऊंचा रहा होगा और कई स्तरों में टेरेसेस बने हुए हैं। धार्मिक महत्व इसका यह है कि वैशाली से कुशीनगर की अंतिम यात्रा के दौरान भगवान बुद्ध संभवतः यहाँ रुके थे और यहाँ उन्होंने अपना भिक्षा पात्र वैशाली के निवासियों को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया था। ASI ने इसे 1998 में इसे व्यापक खुदाई करवाया है और इसका संरचना बड़े पैमाने पर मिला है। तो यह भी जो मैंने कहा कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, कोलुआ, ये सब जो है ये सभी चुनार के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और बहुत ही महत्व है इतिहास में इसका। अब जो है आगे चलकर देव नाम प्रियदर्शी राजा ही अशोक है, यह बात भी बहुत बाद में स्थापित हुई। जैसा मैंने आपसे कहा कि देव नाम प्रियदर्शी राजा और अशोक, देखिए शुरुआत में दोनों अलग अलग माने जा रहे थे, लेकिन बाद में जब श्रीलंका में दीप वंश और महावंश को पढ़ा गया तो यह पता चला कि प्रियदर्शी या प्रियदर्शी शब्द जो है वो अशोक के लिए ही इस्तेमाल किया गया। तो फिर दोनों की साम्यता बनी और कहा गया कि अशोक ही प्रियदर्शी राजा था। देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, लोगों का प्रिय राजा अशोक। 1915 में एक और खोज हुई। एक और बात जो मैंने जेम्स प्रिंसेप ने, जैसा मैंने कहा कि पढ़ा वो बाद में आपने देख लिया है। फिर 1915 में 1915 में कर्नाटक के रायचूर में मस्की एक जगह है, वहां से एक माइनर रॉक एडिक्ट लघु शिलालेख मिला। उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट तौर पर कि देव नाम पिए अशोक। तो देव नाम पिए अशोक ये स्थापित कर दिया कि अशोक का नाम ही देव नाम पिए है। तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हुआ और दीप वंश और महावंश लिटरेरी एविडेंस हुआ। तो इसने सारा भ्रम मिटा दिया। इसके अलावा एक गुजरात मध्य प्रदेश से भी एक अभिलेख मिला और उस अभिलेख में भी इसी बात की चर्चा की गई थी। उस अभिलेख ने भी लोगों के अंदर के उस शक को मिटा दिया। आगे चलकर नेत्तूर और उडेगोलम कर्नाटक में भी शिलालेख मिले जिसमें देव नाम प्रियदर्शी राजा अशोक लिखा हुआ था। इस तरह से अशोक ही देव नाम प्रियदर्शी राजा है, यह बात स्थापित हुआ। इसीलिए आप सभी जान लें कि कोई भी जानकारी जो आज आपको मिली हुई है वह एक बार में इतिहास में नहीं आई है। यही काम इतिहासकारों का होता है, यही काम आर्कियोलॉजिस्ट का होता है, जिन्हें सदियों लग जाते हैं एक बात खोजने में, एक बात को स्थापित करने में, एक बात को सत्य साबित करने में। आज तो जो पैदा हुआ है, जो अपने घर द्वार और अपना जानकारी नहीं रखता है, वो इतिहास पर लेक्चर देता है। हम लोग भी बोलते हैं, उस पर विभिन्न तरह के प्रवचन देता है। जो इतिहास का अर्थ भी नहीं जानता है, जो समझ भी नहीं पाता है, वह लेक्चर झाड़े रहता है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। इसलिए आपने देखा कि 1750 में पहला खोज होता है और 1915 आकर स्थापित होता है कि देव नाम प्रियदर्शी और राजा अशोक एक ही आदमी हैं। कितना समय हुआ आप ही जोड़िए। और आप पैदा होते हैं, अभी दांत भी आपका दूध का नहीं धुला हुआ है और आप फेसबुक पर भाषण देकर गालियां देते हैं दूसरों को, जिनके सामने आपके बैठने के भी, बौद्धिक तौर पर बैठने की भी औकात नहीं होती। तो इस चीज से थोड़ा बचिए और ऐतिहासिक जानकारियों को जानने के लिए किताब पढ़िए। किताब नहीं पढ़ते तो इस तरह के वीडियो देखिए। नाच गाने वाले वीडियो देखना बहुत हुआ। अगर GB 1.5 GB खर्च ही करना है तो वैसी जानकारियों को लीजिए जिससे कि आपका ज्ञान इनरिच्ड हो। इसीलिए पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके राज्य के बारे में, आपके महान लोगों के बारे में, आपके इतिहास के बारे में, आपकी संस्कृति के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं।
इसलिए थोड़ा तो अपना ध्यान दीजिए। और यही कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको और भी बहुत सारी जानकारियां हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।